हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास का दो चर वाला रैखिक समीकरण टॉपिक को मैथ में लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बहुपद की चर्चा किए थे, जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लेसन 3 की चर्चा करेंगे और बताया जाएगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो पिछले वीडियो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 ये अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचे और बेल आइकन को दबा दें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 एनसीईआरटी का, जो आपका बिहार बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यह ध्यान देना है कि सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण समझने से पहले हमें समीकरण जानना पहले बहुत जरूरी है। तो समीकरण क्या होता है यानी इक्वेशन, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो जब बहुपद को शून्य के बराबर किया जाए, जब बहुपद को शून्य के बराबर किया जाए तो प्राप्त मान समीकरण कहलाता है। अब बात यह आती है कि जिस प्रकार का बहुपद होगा, अगर उसको हम शून्य के बराबर करते हैं तो उसी प्रकार के समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे अगर कहा जाए ax प्लस b, अगर इसको शून्य के बराबर करते हैं तो यह आपका रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो ये टोटल जो मान होंगे यह रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार अगर ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 करते हैं तो यह आपका द्विघात बहुपद है और इसको हम टोटल को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहां समझने की बात है कि जब तक हम बहुपद को शून्य के बराबर न करें तब तक हमें समीकरण प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हम लोगों ने समीकरण को सीख लिया, आगे हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो यहां पे देखेंगे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि दो चर वाला मतलब
दो चर शामिल होना चाहिए। जैसे मान कर चल रहे हैं x प्लस वाई, x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, रैखिक बहुपद होना चाहिए, मतलब इन दोनों का अधिकतम घात एक होना चाहिए। अगर इसे हम शून्य के बराबर करते हैं तो यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर -5, यह भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। अब जो हमको सीखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों का जो गुणांक होता है वह क्या होता है। जैसे अगर हम कहें दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मूल रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर c। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है जिसमें x का गुणांक a हो जाएगा, y का गुणांक b हो जाएगा और अचर पद c हो जाएगा। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप था जो आपको हमने दिखाया और इनके गुणांकों का भी चर्चा किया। अब आगे जो हमको सीखना है, जो आपका टॉपिक है लेसन 3, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.1। ये आपका 3.1 का जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, वर्किंग रूल पढ़ेंगे, तब इसके प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का जो वर्किंग रूल होता है वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग रूल, यानी वर्किंग रूल ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नोट कहता है कि आपको शर्त दिया रहेगा और उन शर्तों के अनुसार आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलाव करना होता है, अर्थात दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करना होता है। तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले नोट हम लिखते हैं यहाँ पे, दिए गए शर्त के अनुसार दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करने की विधि क्या होती है, ये आपको ध्यान से देखना होगा कि दिए गए शर्त के अनुसार दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करने की क्या विधि होती है। तो हमको शर्त दिया रहेगा और दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करना है। पहला विधि जो होगा इसमें ये हमको देखना है, तो देखेंगे हम लोग इसमें क्या होता है। सर्वप्रथम जो दो शर्त दिए होते हैं, यानी पहला शर्त और दूसरा शर्त, जब दो शर्त दिए होते हैं तो उन शर्तों से संबंधित व्यक्ति या वस्तु को x तथा y
मान लिया जाता है। नंबर 2, उसके बाद बारी बारी से पहले सर तथा दूसरे सर में प्रश्न के अनुसार संबंध प्राप्त करते हैं। संबंध प्राप्त करते हैं और समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। और समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को कि सबसे पहले जो दो शर्त दिए होते हैं उन दोनों शर्तों से संबंधित व्यक्ति या वस्तु होते हैं, उनमें से एक को x मानेंगे तथा दूसरा को y मानेंगे। फिर उसके बाद जो उनमें संबंध दिया होता है प्रश्न के अनुसार उन संबंधों को प्राप्त करेंगे, फिर समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। कुछ टॉपिक इसमें है जो आपको देखना होगा कि कभी कभी प्रश्न में पूर्व और बाद का चर्चा करता है। तो पूर्व के लिए जो होता है प्लस पूर्व या पश्चात, तो यहां पे पूर्व के लिए क्या होगा माइनस और बाद के लिए यहां पे क्या होगा प्लस। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को, पूर्व के लिए माइनस तथा बाद के लिए प्लस का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इस पे एक प्रश्न हम लोग बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। पहला कहता है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से, एनसीईआरटी का बुक है 3.1, आप क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, लंबी लंबी क्वेश्चनें हैं, इसमें समझना होगा। कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो पहले हम लोग बीजगणितीय पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट में ग्राफीय पढ़ेंगे हम लोग। इसमें दो व्यक्ति संबंधित है, एक अफ्ताब और एक अफ्ताब की पुत्री। तो यहाँ पे उनकी जो संबंध है उम्र से है। तो मानेंगे यहाँ पे हम लिखवा चुके कंसेप्ट में कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि व्यक्ति संबंधित है कि वस्तु। तो यहाँ पे व्यक्ति संबंधित है अफ्ताब और अफ्ताब की पुत्री। कभी भी आयु की बात आए तो आप वर्तमान आयु माने, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो माना अफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। एक चीज और ध्यान में रखना होगा, संबंध हमेशा बराबर में प्राप्त करना है। तो माना अफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब संबंध क्या दे रहा है इसमें देखना होगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व निकालते हैं हम लोग, यानी 7 वर्ष पूर्व अफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा x - 7 वर्ष।
तो फिक्स है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे कह रहा है कि अवतार अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे सेम टू सेम 7 वर्ष पूर्व अवतार की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए यहां पे प्रश्न कर रहा है, यानी 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु कितनी है, x माइनस 7, यानी 7 घटा दो पूर्व के लिए, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। यानी अगर अवतार आज 10 वर्ष का है, या हम लेते हैं 50 वर्ष का है, और उसकी पुत्री 20 वर्ष की है, तो 7 वर्ष पूर्व अगर कहा जाए तो यह 43 वर्ष का होगा और यह 13 वर्ष की होगी। मतलब 7 वर्ष पूर्व की बात है यहाँ पे। तो कहा क्या रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुनी था, माने तुम्हारे आयु का 7 गुनी था। यानी एक प्रश्न समझेंगे यहाँ पे, प्रश्न से पहला शर्त हो गया यहाँ पे, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु, बराबर कंडीशन में देंगे हम लोग, और यह हो गया 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, यानी दोनों की आयु हमें बराबर करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 7 गुना है, तो हम 7 से गुना उसकी पुत्री की आयु में करेंगे। मतलब यहां समझना होगा कि अगर यह एक कोई भी मानकर चलते हैं कि 5 केजी का या कोई भी कितना केजी का वस्तु है और एक छोटा वस्तु है, यह 7 गुना है, तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 7 से मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा। तो यानी यह दोनों की आयु अब बराबर हो गई, यानी समीकरण हमेशा बराबर में संबंधित होता है। अब निकालेंगे x माइनस 7y और 7 7 49, यानी x इधर प्लस का जगह हो गया माइनस 7y, इधर आपका माइनस क्या हुआ प्लस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y, जोड़ दीजिए 9 7 16 और यहाँ पे 4 1 5। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब देखना है हम लोगों को, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक किए थे, इधर माइनस 49, इधर माइनस था, इधर क्या हुआ प्लस और माइनस 42। ये पहला समीकरण हम लोगों का प्राप्त हो गया। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, थोड़ा देखना होगा यहाँ पे। दूसरा शर्त में हमको क्या करना है, ये थोड़ा सा देखेंगे। अब कह रहा है दूसरा शर्त में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाद मतलब यहां 2020 चल रहा है तो 23 की बात हो रही है, तो 3 वर्ष बाद अवतार की आयु जो हो जाएगी यक्ष प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, और पुत्री की जो आयु हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, पुत्री की जो आयु हो जाएगी वह y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए पुनः प्रश्न से दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। यहां पे लिखिए हम 3 वर्ष बाद अवतार की आयु बराबर में उसकी पुत्री की आयु, तो ये बोला कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र की 3 गुनी रह जाऊंगा। मतलब यह 3 गुना है और यह 1 गुना है, दोनों को बराबर करने के लिए हम 1 गुना में 3 से करेंगे गुना, यानी दोनों अब बराबर हो गया, मतलब दोनों का एज बराबर हो गया, यानी x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। चलेंगे x इधर प्लस है माइनस 3y, 9 इधर प्लस है इधर जाएगा 3 हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग एक इसका बीजगणितीय रूप प्राप्त कर लिए। रहा बात ग्राफीय का, तो मैं बताया था कि ग्राफीय विधि अगले कंसेप्ट में बताया जाएगा, अभी हम केवल बीजगणितीय पढ़ा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार बीजगणितीय प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान से आपको देखना होगा। प्रश्न संख्या
2 में देखेंगे हम लोग। कह रहा है इसमें, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे जो है 2 वस्तु संबंधित है शब्द से, एक बल्ला और एक गेंद, वो भी क्या, इनके मूल्य संबंधित है। तो मानेंगे, माना एक बल्ले, हमेशा कभी भी मानना होगा तो इकाई का मानेंगे। एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब हम देखेंगे क्या कह रहा है कि 3 बल्ला खरीदा गया। प्रश्न से पहली स्थिति में कर रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी गई है, यानी एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x रुपया, और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो गेंद कितना खरीदा है, 6 गेंद, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। टोटल को जोड़ना है और यह 3900 रुपया के बराबर होगा। मतलब टोटल रुपया 3900 है, यानी 3 गेंद और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है और टोटल दिया कितना, 3900। 3 कॉमन कर सकते हैं आप, x प्लस 2y, यहाँ पे या का चिन्ह देना होगा 3900, यानी 3 को इधर डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2y 13 39, यानी 1300, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से दूसरे शर्त में हम लोग देखेंगे। पुनः प्रश्न से इसी प्रकार कह रहा है कि इसी प्रकार 2 गेंद, यानी 2 गेंद 2x और एक बल्ला और 2 गेंद यानी 2y रुपये बराबर टोटल हुआ 1300, यानी ये दोनों इक्वेशन बराबर आए। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस शर्त का बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया, यानी एक बल्ला खरीदा, दूसरी स्थिति में 2 गेंद खरीदा और टोटल दिया 1300 रुपए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अभी हम सभी लोग केवल बीजगणितीय रूप पढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 वस्तु संबंधित है, सेब और अंगूर, और इनका संबंधित है क्या, मूल्य। तो मानेंगे, माना, हमेशा इकाई मानना है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। चलते हैं प्रश्न से। पहली स्थिति में संबंध, हमेशा संबंध बराबर में करना है। तो कह रहा है कि 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया, और कह रहा है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो यहाँ पे y रुपया ही हो जाएगा, 1 केजी अंगूर ही कह रहा है। तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, टोटल कितना था, 160 रुपया, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 4 केजी का 4x रुपया सेब का हो जाएगा और 2 केजी अंगूर का 2y रुपया हो जाएगा, और यहाँ 300 2 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, 2x प्लस y बराबर 300, डिवाइड में भेज देंगे हम लोग, 2x प्लस y
बराबर 150 इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 जो है इसका बीजगणितीय रूप खत्म होता है और ये आप इक्वेशन बना लेंगे। और जब मैं आलेखीय यानी इसका ग्राफीय विधि बताऊंगा तो उसमें आपको इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा। तो विद्यार्थी अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का वर्णन करूंगा, उसका कंसेप्ट दूंगा और बताऊंगा कितनी विधियों से समीकरणों को हल किया जाता है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि का चर्चा करेंगे और उस स्थिति में ये भी बताएंगे कि कब समीकरणों का निकाय जो है संगत होता है, असंगत होता है, कब इनका एक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है और कब इनका अद्वितीय हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे चीज पढ़ेंगे। सो आप हमारे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए।